सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंतखाबात की तारीख के ऐलान से शुकूक व शुबात के बादल छट चुके हैं। सियासी इस्तेहकाम की राह में हायल छोटी रुकावट दूर हो चुकी है, लेकिन बड़ा चैलेंज अब भी बाकी है। ये चैलेंज साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की मदद से पूरा करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। सवाल यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इशारा किस तरफ है। ये मुअम्मा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हल कर सकते हैं। दूसरा इंतखाबात की तारीख का मुअम्मा था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हल हो चुका, लेकिन अदालती फैसले में सदर आरिफ अलवी के किरदार पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुम्रे में आता है और हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन सदर ममलकत ने असम्बली तहलील की। अदालती फैसले के मुताबिक सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार था, लेकिन आरिफ अलवी ने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अदालत ने फैसला सुना दिया, जिससे इंतखाबात का बिगल तो बच गया, मगर अब देखना यह होगा कि क्या यह फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर आरिफ अलवी के लिए मुस्तकबिल में कोई परेशानी खड़ी कर सकता है या नहीं। इसी से आगाज़ करेंगे। जहांगीर जदून साहब सीनियर माहिर क़ानून हैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ हैं। जहांगीर जदून साहब, ये जिस तरह से फैसला आया और इसमें अब सदर के किरदार पर बड़े सवाल उठ गए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है? जो आने वाली हुकूमत हो वो कार्रवाई कर सकती है सदर के खिलाफ भी, और जिसने इलेक्शन में रुकावट डाली उन सबके खिलाफ? देखिए, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, चाहे वो सैगरी करें ना करें, लेकिन उन्होंने कहा जी कोई पार्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारे पास नहीं आई कि 14 मई का जो इलेक्शन का आर्डर था वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। तो जिन्होंने पिटीशन की थी उनका राइट बनता था कि वो जाते और वहाँ पे जाके कहते जी कि ये इलेक्शन का आर्डर था, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सदर का जो असम्बली का वो तो ये वाला जो मैटर था वो उस तरह नहीं था कि सदर के कोई असम्बली डिसोल्यूशन को डिस्कस की, वो ऑलरेडी डिसोल्यूशन का फैसला हो चुका है। लेकिन एनीवे उन्होंने एक जनरली, क्योंकि सदर जो है फेडरेशन का हिस्सा है, तो उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूशन रोल पे बात की है। तो देखें ना, अब ये हम कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 महीनों से ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन की डेट अपॉइंट करने का आईनी इख्तियार जो है वो सदर के पास है जी। अब वो देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एंडोर्स किया। उसकी वजह देखें, अगर इलेक्शन कमीशन गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी 11 फरवरी को हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट का रोल ना होता, आईनी रोल ना होता डेट पॉइंट करने का, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट वे कह देती जी कि आप जाएं और 11 जो फरवरी है उस पर इलेक्शन कराएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये तो प्रेसिडेंट का काम है, वो जब वहाँ पे आप जाएं मशवरा करें। और इलेक्शन कमीशन पहले रिलेक्टेंट थे, बल्कि उन्होंने रिलेक्टेंट किए थे, रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं जाते मशवरा करने के लिए, ये अख्तियार हमारा है। एक तो ये चीज़ सेटल हो गई है कि प्रेसिडेंट का अख्तियार था। अब प्रेसिडेंट ने अपना अख्तियार नहीं इस्तेमाल किया आईनी, तो उसकी वजूहत प्रेसिडेंट साहब तो डिफरेंट देते हैं, लेकिन उनको, हमारा तो ये कंसिस्टेंट व्यू है कि उनको अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था। और आगे जो अदारा उनके आईनी अख्तियार की या वो उसको अगर वायलेट कर रहा था तो फिर अलग बात थी। बहरहाल अभी कहते हैं देर है दुरुस्त है, अब मेरे ख्याल में आगे चलना चाहिए और इलेक्शन जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 फरवरी को हो जाएंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल से अब जिस तरह चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि कोई इसमें शुकूक व शुबात पैदा ना करे, कहीं कोई बात ना करे वरना एक्शन लिया जाए, तो लिहाजा हम तो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करते हुए कोई शुकूक व शुबात का इज़हार नहीं कर रहे। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, चीफ जस्टिस ने भी कह दिया इंशाल्लाह होंगे, और उन्होंने कहा अगर किसी को कोई शुकूक व शुबात है तो बीवी से जाकर बात कर ले, मीडिया में ना करे। लेकिन सर, अब बात साफ शफाफ इलेक्शंस की भी है, वो बड़ा अहम है। और दूसरा ये कि जब अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर उसको सज़ा नहीं मिलती तो फिर आइंदा भी वो गलत करता रहेगा। 14 मई सुप्रीम कोर्ट कहती है अमल दरामद नहीं होता, उसके बाद 8 अक्टूबर खुद इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं उस पर इलेक्शंस होते। गलत बयानी कई दफ़ा सामने आती है कि जी रकम नहीं है, फलां नहीं, वो बातें हमने देख ली। फिर जनवरी का आखिरी हफ्ता खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सब उस वक्त की बात है जब जिस तरह हल्का बंदियां और ये सारा इशू हो चुका था। उसके बाद फिर खुद ही जनवरी का आखिरी हफ्ता का, फिर फरवरी में चले गए। तो क्या आइंदा इसका कोई दरवाज़ा आपको लगता है बंद हो गया या ये स्पेकुलेशन हमेशा होती रहेगी?
नहीं, देखें, ये सर्कमस्टांशियल बात है। पहले तो 13 में टाइम पे हो गए, 8 में मोहतरमा बेनज़ीर के भुट्टो के शहादत की वजह से कुछ लेट हुए, और इस बार भी जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस का तनाज़ा उनकी असम्बलियाँ जल्द टूटने की वजह से हुआ। मैं समझता हूँ कि आगे कौमी असम्बली के इंतखाबात की ताख़ीर की भी वो एक वजह बना, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हो गए। अगर चारों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली इकट्ठी जाते तो शायद इलेक्शन 90 दिन में मुकम्मल भी हो जाते, लेकिन जब आपने 2 असम्बलियों को कबल वक्त तोड़ा, बाकी 3 असम्बलियाँ उन 2 असम्बलियों का इलेक्शन नहीं होने देना चाहती थी, तो फिर एक पार्लिमानी इदारों के दरमियान, देखिए ना, पंजाब का इलेक्शन किसी हुकूमत ने नहीं रोका। पंजाब का इलेक्शन कौमी असम्बली ने पैसे ना देकर रोका है, और सुप्रीम कोर्ट पूरी कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत तो नहीं लगा सकती थी। पैसे देना तो कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो सर्कमस्टांशियल बात है। ज्यादा बड़ी बात वो है जो अदम एतमाद के वक्त जो है असम्बली तोड़ी गई, वो आइन तोड़ने का सीधा केस है। 14 मई के इंतखाबात में तो कोई तौहीन अदालत में भी इसलिए नहीं गया कि हुकूमत ने तो पैसे देने की मंजूरी दे दी थी, कौमी असम्बली ने नहीं दी, पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल रोक लिया। वो एक डेडलॉक था जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उमर ता बंदियाल साहब और उनका हम ख्याल बेंच उसके आगे बेबस था कि वो पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें पार्लियामेंट की अपनी ताकत थी, अदलिया की अपनी ताकत थी। जी, लेकिन अभी हमने देखा कि जो असेंबली डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट पर वो बाइंडिंग हो गया। जिस तरह हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर देखा, तो यही करारदाद आई थी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, हमने इलेक्शन कमीशन को कुली इख्तियार दे दिया है कि वो डिसाइड करेगा तारीखा, और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सदर से हमने ना मुशावरत करनी है ना उनको इख्तियार है। पीडीएम की जमातें ये कहती रही, चाहे शहबाज शरीफ हैं, दीगर लोग सब कहते रहे कि सदर का इख्तियार ही नहीं है, वो होते कौन है इस तरह की बात करने वाले, उनकी औकात क्या है। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आप जाकर मुशावरत करें, फिर वो लिखते हैं हिज एक्सेलेंसी, इलेक्शन कमीशन लिखता है, फिर जाता भी है। तो यहां पर फिर कौन गलत कौन सही है, जब वहां पर करारदाद मंजूर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही आता है और इलेक्शन कमीशन फिर एक तरह से थूका चाटता है, जाता है फिर सदर के पास। सुरवर्दी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन की डेट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब के इलेक्शन की डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने दी वो उसको नहीं देनी चाहिए थी। अदालत का काम नहीं है इलेक्शन की डेट देना, तो इसलिए वो 14 मई की डेट भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, आज इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी नहीं दी जानी चाहिए थी। अदालत डेट देना आईनी इदारों का काम है, वो इदारे सदर मुमलिकत का आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सदर खुद ही दे दें और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की कोई जरूरत नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की कोई अहमियत ना होती जी, तो सदर मुमलिकत को डायरेक्ट सर मुशावरत के लिए आ ही रहे जाता है कि आप जो मर्जी डेट देते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। वो सदर साहब ने तो कई दफा बुलाया, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आते ही नहीं मुशावरत, सदर फिर खुद आते इलेक्शन कमीशन के पास, बुला ही लेते फिर सदर। जी 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 सोरवर्दी साहब। अच्छा जदून साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये जो सारा कुछ होता रहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं जाते, सदर साहब बुलाते रह गए, उन्होंने जवाब भी मुनासिब नहीं समझा, तो यहाँ आइंदा के लिए हल हो गया। सर मैं आता हूँ सुरवर्दी साहब का, मैं चाह रहा हूँ जदून साहब से उनका पॉइंट ले लूँ। जी जदून साहब। ये देखिए, मैंने अभी भी आपको यही कहा है कि हमारा जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि जो डेट अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है और उसके आगे शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए ना, डेट कॉन्स्टिट्यूशन आइन प्रेसिडेंट को अख्तियार दे रहा है कि डेट, और जब तक आइन के अंदर तब्दीली नहीं होगी तो उसका एक मैकेनिज्म ये है कि प्रेसिडेंट जब डिसॉल्व करता है असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें देखे ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आनी थी। एक तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और दूसरा वो फिल 4 इलेक्शन की डेट जो है वो अपॉइंट करेगा। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है आइनी कि वो मशवरा इसलिए करते हैं कि देखें आरओ अपॉइंट करने इलेक्शन कमीशन ने, अब सारा मैकेनिज्म लॉजिस्टिक हर चीज देखे ना। सर मिसाल के तौर पे मेरी गुजारिश सर ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत नहीं की, वो तो साबित हो गया कि उन्होंने गलत किया। मेरा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, उस पर कुछ नहीं पूछताछ हो सकती। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को उनके लीगल डिपार्टमेंट ने गलत एडवाइस दी है। उनको मुशावरत के लिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद अच्छा बंदा है, उसको जाना चाहिए था, वो हो सकता है तैयार भी हो, लेकिन उनके लॉ डिपार्टमेंट ने कहा जी सारा अख्तियार आपके पास है, आप प्रेसिडेंट के पास करने के लिए क्या जाते हैं आप? तो भाई 57 जो सेक्शन है वो अमेंड कर दी है,
तो अभी तो सारा अख्तियार आपके पास है, आपके किस लिए जाते हैं? तो वो फिर इसलिए नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जाना चाहिए था। चलो वो आप सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि जी आप जाके मशवरा करें, और क्योंकि एक प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करनी है डेट, लेकिन वो एक देखें ना कंसल्टेशन का प्रोसेस है, 2 आईनी इदारे हैं। अब प्रेसिडेंट आरओ तो नहीं अपॉइंट कर सकता, प्रेसिडेंट लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो जो सारा मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो इलेक्शन कमीशन ने चलाना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो वो उसके लिए 2 आइनी इदारों का आपस में मशवरा करना बड़ा जरूरी था, और ये आइन कहता है, हम नहीं कहते, आप और मैं नहीं कह रहे। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मशवरा लेना या जाना जरूरी नहीं समझा, तो कल वो फिर जब उनको ऑर्डर हुआ है चले गए। तो इस पे इलेक्शन कमीशन की इसमें गलती भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है, और प्रेसिडेंट की भी गलती है, जिम्मेदारी कि उन्होंने एक फिक्स डेट जो है वो अपॉइंट नहीं की थी, और उन्होंने मतलब है कभी इससे ओपिनियन ले लो, कभी इससे ले लो, हालांकि उनकी आईनी जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन की डेट जो है वो अपॉइंट कर सकते थे। सही। एक और कंट्रोवर्सी मुजम्मिल साहब, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये हर जगह रिपोर्ट हुई है, अखबारात में भी, मीडिया में, उन्होंने कहा कि जी हर कोई शफाफ इलेक्शंस की बात करता है लेकिन मुदाखलत भी करता है। तो ये कौन मुदाखलत आपकी नज़र में कर रहा है मुजम्मिल साहब? बहुत सी सियासी जमातें भी मुदाखलत करती हैं, और इंतजामी मशीनरी भी मुदाखलत करती है, रियासती इदारे भी मुदाखलत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर पोलिंग कराना है, और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने के लिए एक माहौल फराहम करना है। बाकी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बहस है कि किसका लीडर अहल है और किसका नाअहल है, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार नहीं है। अदालत ने किसको सजा दी है, किसको नहीं सजा दी है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं है। किसने 9 मई किया है और किसने 9 मई नहीं किया है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं है। कौन जो है वो डिफॉल्टर है और इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसमें भी इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं है। लिहाजा बहुत सारी बातें जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लेवल प्लेइंग फील्ड के तनाजुर में हो रही हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत लिमिटेड रोल है, वो कुछ भी नहीं कर सकते जी। मतलब वो क्या कह सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को आप अदालत से जेल से बाहर निकाल दें ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कह सकता। जो लोग इस वक्त जेलों में हैं, जो कागजात जमा करा दे, क्या उसको जेल से रिहाई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन तो इसलिए जो सरवर्दी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह कहा कि पेश किया जाए तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो इलेक्शन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, वो भी नहीं पेश किया गया, वो भी नहीं कह सकते कौन जलसा करेगा कौन नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन का इसमें भी क्या कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है आईजी और डीसी को बदला जाए, काबीना में कुछ लोग हैं उनका जवाब दिया जाए, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता। ये सवाल हुए इलेक्शन कमिश्नर साहब से, वो कहते हैं देखेंगे, कि वो तो कब से कह रहे हैं कि आईजी को चेंज करो, डीसी को चेंज करो इस्लामाबाद के, वो भी नहीं हो पाता। तो यहाँ भी इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का। नहीं, ये अब देखने की बात है ना कि एक दफा अगर आपने किसी को लगाने की अप्रूवल दे दी है तो 1 महीने बाद इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आप बदल दें। एक निज़ाम हुकूमत भी तो चलना है ना। आपने निज़ाम हुकूमत इलेक्शन कमीशन के तेरे इंतजाम तो नहीं दे देना। और फिर ये भी देखा जाना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा जिसकी मंजूरी दे दे तो 1 महीने बाद उसकी मंजूरी वापस भी ले सकता है। तो फिर हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन की हो गई, फिर निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। चारों जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्हें चारों को वजीर आला कर दिया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वजीर आजम कर दिया जाए। अगर आपने उनसे ही हुकूमत चलानी है तो फिर वो पांचों लोग मिलकर पूरे मुल्क का निजाम संभाल लें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को अपने डोमेन में रह के खेलना आना हो चाहिए होगा कि उनकी क्या डोमेन है और वो उस डोमेन को कैसे लेकर खेल सकते हैं। बहुत ज्यादा फोकस है इंतजामी अफसरान पर कि जी सारा इलेक्शन जो है वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ही है। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, कि सारा इलेक्शन को आईजी चीफ सेक्रेटरी पर तो नहीं डिपेंड करता। अच्छा, अब इस पर एक सवाल जदून साहब आपसे ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी बल्ला भी होगा, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की काफ़ी तारीफ़ें भी की। उन्होंने कहा एक सियासतदान भी मेरे पास आया था और उसने पूछा कि जी क्या बल्ला होगा, उन्होंने कहा जी होगा। उन्होंने कहा फिर इलेक्शन डिले का कोई तरीका हो सकता है, उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ लगे तो हो सकता है, वरना तो इलेक्शंस होंगे। अब इस पर मैं देख रहा था कि हाशिम डोगर साहब जो तहरीक इंसाफ में थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की कि जी जो मर्जी कर लें बल्ला नहीं होगा। तो इतना यकीन से वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि जी होगा। चूँकि ये इस तनाजुर में बात हो रही है कि जी वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है कि साहब होंगे, और ये जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की बात जो सरवर्दी साहब कर रहे हैं कि कौन होगा, किसको करना है पॉइंट, या किसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है नहीं करनी, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा सर। नहीं, मैं थोड़ा सा सरवर्दी साहब से डिसएग्री इसलिए करूँगा कि वो देखें ना,
जब इलेक्शन का अभी डेट आगे ऐलान हो जाता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है आर्टिकल 220 के अंदर के एग्जीक्यूटिव जो है अथॉरिटी जो है वो तमाम जितनी भी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन के आर्डर की पाबंद है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास जेन्युइन एविडेंस आ जाती है कि कोई आईजी या कोई चीफ सेक्रेटरी जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है, देखिए ना, एक बंदा जिसने कोई ऑफेंस नहीं किया है उसको उठा के ले जाए, वो पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ रहा हो, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो, इसका मतलब है कि फिर आईजी या चीफ सेक्रेटरी किसी और के कहने पे काम कर रहा है। निगरान का मतलब होता है न्यूट्रल, दे शुड नॉट प्ले इन द हैंड्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी हिडन फोर्सेस। ये नहीं है काम कि जी एक पार्टी जो है उसको, जब इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है, इलेक्शन कराना, सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं, फेयर, ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड एज पर लॉ। तो लॉ तो यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना, कल को इलेक्शन कमीशन जो है, अभी वो सुना है कि वो जुडिशरी कहती है कि हम आपको आरोप वगैरह नहीं देते, तो आपको वो वाले अफसर अपॉइंट कर रहे होंगे जो बिल्कुल न्यूट्रल रोल अदा करें। अगर इलेक्शन खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन हो जाता है 8 फरवरी को और इस पे ऐसे क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं, तो फिर जिस तरह 2018 का हुआ है इस तरह ये भी इलेक्शन होगा, तो आने वाला फिर वही खेल तमाशा शुरू हो जाएगा। आज जलसा हो रहा है जी, आज रिगिंग हो गई है जी, आज तो खुदा के लिए इस मुल्क को आगे चलना है, तो इलेक्शन जो है कम से कम फेयर होता हुआ नजर आए। जिस तरह कहते हैं ना, इंसाफ ना हो बल्कि होता हुआ नजर आए, तो इलेक्शन भी जब तक फेयर होता हुआ नजर नहीं आएगा इसमें फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब देखें ना, बहुत सारी पार्टियां, मैं कल परसों चैनल पे अभी रोज सुन रहा हूँ, एक पार्टी कहती है हम भी स्वीप करेंगे, वो दूसरी कहती है हम भी स्वीप करेंगे। तो इसमें तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब इलेक्शन होता है जो हारने वाला होता है वो जी कहता है जी हमारे साथ धांधली हो गई है। तो जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं, जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो शोरवर्दी साहब जैसे बंदे बैठे हुए हैं, उनको नजर आया जी इलेक्शन फेयर हो रहा है, ताकि हम आके टीवी पे आपके साथ बैठ के ये कह सकें जी इलेक्शन जो है वो, मतलब चलो अगर 100% ना सही तो 80-90% तो हम कह सकें ना जी कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है। इक्का दुक्का मामला देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, होते हैं मामला। इलेक्शन देखें ना, इतना बड़ा मुल्क है, इसके अंदर फिर इतना बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो पाकिस्तान का आज दिन तक कोई, मुझे तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लगता जिसके अंदर आप कहेंगे जी कोई पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। वो बड़ा लॉ के मुताबिक, आइन के मुताबिक कौन सा दायरा काम कर रहा है, मुझे बताएं, एक बता दें दायरा, आप भी बैठे हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, नहीं है, डिफिशेंसीज हैं, हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमने आगे जाना है, उसके अंदर ऑलवेज इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए कि आज अभी देखें इलेक्शन का ऐलान हुआ है और बात, अभी मेरे साथ एक प्रोग्राम में सेंटर से पीटीआई के, वो कहते हैं जी मुझे तो अभी उम्मीद नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। अब इस तरह की बातें करना तो फिर अपने आप खुद आप डैमेज कर रहे हैं ना। तो अभी आप देखें कि देर आया दुरुस्त आया, ये भी है, इलेक्शन आगे मूव करे, 8 फरवरी को हो, अल्लाह करे इलेक्शन ठीक हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई हालात ठीक हो तो पार्टियों को एक्सेप्ट करना चाहिए फेयर इलेक्शन। सही नहीं, वो शायद वो इसलिए सर स्पेकुलेशन की जाती है कि माजी है, वो 1 दफा हुआ, 2 दफा, 3, 4 दफा, इसलिए तो इसलिए चीफ लोग ने भी वाज़ेह किया। इस डर को निकालना चाहिए, अब आगे मूव करना चाहिए। कुछ पेसिमिस्टिक आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसलिए कहा है जी कि कोई बंदा टीवी पे आपने आके चैनल पे इस तरह कमेंट्स ना करे कि इलेक्शन नहीं होगा या इस तरह होगा। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है शकूक व शुबहात को मिटाने में या पैदा करने में। तो हम देखें ना कि ओपिनियन फॉर्म जो आप करते हैं लोग, या हम जब बैठ के यहाँ पे तबसरा करते हैं, हमारा काम होता है कि पॉजिटिव चीजें दिखाना, जो ये नहीं है कि एक नेगेटिव हो, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाना, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हो रही हैं उसके मुताबिक हम दिखाएंगे चीजें। तो इलेक्शन कमीशन का काम आइन के मुताबिक ये है कि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल सही जदून साहब, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन होता यह है ना कि जनवरी की खुद आप कहें, इलेक्शन कमीशन कह जी आखिरी हफ्ता, और फिर दोबारा 11 फरवरी पर चला जाए, तो फिर सवाल बनता है वो तारीख कोई मीडिया नहीं देता, तारीख खुद इलेक्शन कमीशन देता रहा, या 14 मई वो मैंने कहा है ना, वो बहाम था, वो अभी खत्म हो गया है। बिल्कुल सही, डेट देनी होती है, लेकिन वो तो चले अब जो हो गया सो हो गया। जी आगे बढ़ते जी, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ये फरमाइएगा कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हाशिम डोगर साहब, बड़े खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ बड़े ज़ोरदार तरीके से खड़े हुआ करते थे, लेकिन बहरहाल अब वो कह रहे हैं जो मर्जी कर लें आप, बल्ला नहीं होगा। सर ये किस तरह से वो डिसाइड कर सकते हैं, या आईपीपी किस तरह से डिसाइड कर सकती है, इतना वाज़ेह वो किस तरह मौक़िफ़ अपना सकते हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होगा? देखें, ये एक कानूनी पोजीशन है। जब किसी पार्टी का चेयरमैन या लीडर कन्विक्ट हो जाए तो वो पार्टी का चेयरमैन और लीडर नहीं रह सकता। नया लीडर और नया चेयरमैन या प्रेसिडेंट आना होगा। ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, ये बेनज़ीर के साथ भी हुआ है। उन्हें अमीन फ़हीम को लाना पड़ा पार्लियामेंटेरियन बना के। नवाज शरीफ के सेनेटर से आपने शेर का निशान छीन लिया
क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए थे, फिर उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट बदला और वो शहबाज शरीफ को पार्टी प्रेसिडेंट लेके आए। तो अगर चेयरमैन पीटीआई कन्विक्ट होकर पार्टी के चेयरमैन रहेंगे तो फिर वो निशान सबसे छीन लिया जाएगा। नहीं सर, 2018 में मियां साहब कन्विक्ट हो चुके थे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शेर का निशान तो था नहीं, फिर पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हो गए थे ना, जी। चेंज कर दिया था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तब पार्टी प्रेसिडेंट नवाज शरीफ ही थे और वो कन्विक्ट भी थे, तो सेनेटर से शेर का निशान छीन लिया था आपने जी। तो यहाँ पे सर वो किसी और को कर देंगे सब आजाद है। जब सर वक्त आएगा, अभी तक तो फैसला नहीं आया किसी तरफ से कि जी वो नहीं रह सकते, लेकिन अगर हो जाएगा वो किसी और को सपोर्ट करेंगे तो फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बल्ले का निशान नहीं होगा, और अगर वो करेंगे तो फिर बल्ले का निशान होगा। कानूनी पोजीशन तो लॉ ऑफ द लैंड तो यही है। तो हाशिम डोगर साहब पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता। ये तो ना कहें कि जो मर्जी कर लें। हो चुके हैं, अब वो कन्विक्ट हो चुके हैं और उन्हें कन्विक्ट हुए 1 माह से ज्यादा हो चुका है। इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। इलेक्शन कमीशन में उनके पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीखें भी पड़ती हैं और वो उसमें मेरा एतराज है जो मर्जी कर लें पर, जो मर्जी कर लें बल्ले का निशान नहीं होगा। ये एक जो जा रहा है इलेक्शन लड़ने किसी के मुकाबले पे, वो कैसे कह सकता है? सर वो सियासी बयान है, आप मेरा मतलब लोगों की जुबानबंदी तो नहीं कर सकते। सियासी बयान है, अब आप सियासत में बयान देने पर भी पाबंदी लगाएंगे। वो कोई कहेगा कि जी नवाज शरीफ की कोई ताकत नहीं होगी, नवाज शरीफ नहीं होगा, वो होगा। ये तो सियासी बयानात सियासत में चलते हैं, इनकी बुनियाद पर तो पूरा टॉक शो नहीं किया जा सकता कि फलां ने ये सियासी बयान दे दिया है लिहाजा पूरा टॉक शो और ये बयान देना बड़ा जुर्म हो गया है। वो कहते हैं जी इमरान पीटीआई की कोई पीटीआई नहीं होगी, पीटीआई खत्म हो गई है। तो अब मैं और आप इस पर तबसरा करना शुरू कर देंगे कि हाशिम डोगर ने बयान दे दिया कि पीटीआई खत्म हो गई है, तो मैं और आप इस पर तबसरा शुरू करते हैं हाशिम डोगर के बयान पर। रियलिटी ये है कि वो लॉ ऑफ द लैंड के तहत अगर वो नया चेयरमैन नहीं लाएंगे तो बल्ले का निशान नहीं होगा, अगर वो नया चेयरमैन ले आएंगे तो बल्ले का निशान होगा। यही पाकिस्तान का कानून है। पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें इस कानून में से गुजरी हैं, तीसरी को गुजरना हो। अच्छा, अब अगर ये सारा कुछ रहता है जहांगीर जदून साहब, फिर किस तरह से मामला होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का? कि हम देखते हैं कि एक पार्टी की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा होता है वो होने लग जाता है। पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही है, दीगर पार्टीज़ भी एतराज़ कर रही हैं कि जनाब ये तो और भी प्राइम मिनिस्टर हैं, शाम इस तरह से हम देखते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, लेकिन मियां साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो किसी और को नहीं मिल रहा, जिस तरह उनके लिए हो रहा है या उनको जिस तरह इजाज़त मिलती है किसी और पार्टी को नहीं मिल रही। और मैंने देखा कि टेलीविज़न पर बैठ कर नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं कि यहाँ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी उनके मुताबिक हो रही हैं। कहते हैं आप ज़रा देहात में जाकर तो देखें कि कौन सा बंदा क्या लग गया, वो साथ बैठा होता है कि जी पर्चा कटना है तो साथ वो नून लीग का आदमी बैठा हुआ है, वो जाकर पर्चा करवाएगा। नहीं, देखें इस तरह की बातें एक तो एविडेंस के बगैर नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर कोई साउंड या सब्सटेंशियल एविडेंस है तो आप जाके इलेक्शन कमीशन में बात करें, वही मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आज दिन तक तो कोई ऐसी नहीं देखी जो पावर पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स ना करती हो। हर पार्टी चाहती है कि मैं आगे आऊँ दूसरा पीछे हो जाए। तो ये अब इलेक्शन करीब आएगा तो और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ये करेंगे, उठाएंगे। जदून साहब, इलेक्शन कमीशन जो कहता है वो उस पर अमल ही नहीं होता। मैंने आईजी और डीसी की आपको मिसाल दे दी, निगरान सेटअप में नहीं उस पर अमल होगा, उस पर कुछ देखें प्रोसेस होता है, कोई बंदे की क्रेडेंशियल चेक करते हैं, उस पर अमल होगा। जो आपने मिसाल दी है, अभी तो कोई गवर्नमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन के बगैर कर ही नहीं सकती। वो जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर होती है उन्होंने बैन की हुई है और उसकी इजाजत के बगैर नहीं होती। और जो लोग आगे लगे हुए हैं उनको तब्दील लाजमी करना पड़ेगा। जिस तरह पंजाब के अंदर आईजी है, या मेरी जाती राय है, अगर तब्दील करते हैं नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है एक वो तो अभी उस तरह के निगरान को मज नहीं रही जिस तरह पहले थी। तो इलेक्शन में अगर कोई बंदा समझता है कि ये हमें फेयर इलेक्शन नहीं देगा तो लाजमी देखे ना आप। मैं अगर केस कर रहा हूँ, दोनों जो कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो भी तो बताए ना। ये पीपल्स पार्टी है, ये जितनी पार्टी वाले भी तनकीद कर रहे हैं, क्या वो फेयर हुआ था? वो पहली बात भूल गए। वो कहते हैं ना जी ये बताए ना कि क्या उनको जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो ठीक था। ये मैंने कहा देखे ना, एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है, चले अभी जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी बताया ना जो हुआ है वो ठीक हुआ है। वो तो बताया ना कि गलत हुआ है, वो भी नहीं मानते ना। एक वो मैं की रेट छोड़ के फिर देखें बात करें, जो बात फेयर होती है वो फेयर करें। देखें ना, अगर उनको कहाँ से रिलीफ मिला है, जिस इदारे ने दिया है वो इदारा मेरे ख्याल में नैब समझे या प्रोसिक्यूशन एजेंसी, वो इदारा भी समझ रहा है कि हमने गलत काम किया पहले और हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अगर आके कोर्ट में कहता है जी कि हम इस पे कोई देखे ना, एक बंदा होता है वो कहता है जी मैंने ये
सर आपके अब खिलाफ खौफ इस ये माजी में शिकायतें रहीं, आज दूर होने की कोशिश हो रही हैं, फिर आज शिकायतें जो होंगी वो फिर आगे मुस्तकबिल में दूर करने की बातें ना शुरू हो जाएं। जहांगीर जदून साहब, सीनियर माहिर कानून, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड पर जो इतराज़ात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, किस पार्टी को क्या एतराज़ है और जो सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर नज़र आ रहा है, अभी कौन कहाँ जा सकता है, कब जाकर ये मामला रुकेगा, इस पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है जनाब अली गौहर साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब तज्जियाकार साफ़ी हमारे साथ हैं। अली गौहर साहब, बहुत ज़्यादा बात हो रही लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो इसहाक डार साहब ने शिकवा किया है कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं, ना 2002 में, ना 2008 में, ना 2018 में, लेकिन 2013 में वो कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। पीपल्स पार्टी शिकवा करती है कि हमें तो इससे पहले भी कभी नहीं मिली, 90 की दहाई में भी नहीं मिली, IGI बनी, वहाँ रकम तकसीम की गई। तो ये शिकवा तो सर हर एक को है। आज भी देखिए पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है, MQM पीपल्स पार्टी से शिकवा गुना है कि जी हमें वहाँ सद में नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही। तो ऐसे में फिर इलेक्शन जब होंगे तो कौन उसको फ्री एंड मानेगा, जब सारे अभी से ही कह रहे हैं कि जनाब फ्री एंड फेयर नहीं नजर आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब टेलीविजन पर कहते हैं नदीम अफजल चांद साहब को कि जी तहरीक इंसाफ शिकवा करे तो समझ आती है, आप क्यों शिकवा कर रहे हैं। तो सर ये शिकवे शिकायतें हर तरफ से हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि जाहिर है कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन में की तैयारी में मसरूफ है। तो जाहिर है इलेक्शन में एक सामा साहब एक माहौल होता है, हर पार्टी ये चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले, लेकिन उसको हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी कद का और अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी होता है। तो जाहिर है कि फिर मैं तो समझता हूँ कि वो जिसको कहते हैं हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर के ऊपर ये इस तरह की बातें की जाती हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि भाई जिसमें गिले शिकवे की बातें होती हैं। अदरवाइज अगर बाई एंड लार्ज देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप, जिसमें आप देख लें जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो कैंपेन चला रहे हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। बज़ाहिर उन्हें कोई किसी जगह पर अगर कोई ऐसी हर्डल नज़र नहीं आती जो कि मीडिया के ऊपर या कोई एनालिस्ट जिसको डिस्कस करते हैं। तो जो डार साहब ने जिक्र किया है बिल्कुल ठीक का है। 2008 में 2002 में जब मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए थे, फिर उससे पहले जब इलेक्शन हुए हैं, मतलब है कि कोई एक बार नहीं 3-4 बार, 4 से ज्यादा बार तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को तोड़ा गया, और जिस गवर्नमेंट को तोड़ा जाता है जाहिर है उसके बाद उसके साथ जो मतलब है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी तोड़ा गया सर, जेलों में उनका भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं तोड़ा गया पीपल्स पार्टी को। तो वो तो नून लीग ने तोड़ा सर 90 की दहाई में। नहीं देखे, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के टाइम में भी असम्बलियां जरूर टूटी थी, लेकिन उस वक्त वो 58(2)(b का एक इख्तियार होता था। जिस तरह से मुशर्रफ और जिस तरह से बाजवा साहब ने PMLN के साथ जो सलूक किया है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। 2002 में तो आपको पता है कि पूरी असम्बली के अंदर मेरा ख्याल है 20 सीटें नून लीग को लेने दी गई थी, पूरा इलेक्शन ही चुरा लिया गया था, और जिस तरह से उस वक्त काफ लीग की हुकूमत बनाई गई थी वो भी किसी से सर बाजवा साहब को तो सर माफ कर दिया। 2008 का इलेक्शन एक्सटेंशन के बाद सर सुलह सफाई हो गई है, वो तो खत्म हो गई कहानी। नहीं बात गाजी साहब, आप माशाल्लाह एक ज़ाहिर माया नाज एक साफ़ी हैं। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं होती, तारीख लिखी जा रही होती है, जो कुछ जिसने किरदार अदा किया होता है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं होता। अलबत्ता जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और अगर हम इस प्रोसेस को इग्नोर किए बगैर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को वही फिर मुआशी मुश्किलात में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, जब सियासी इंतशार या सियासी तौर पर जो ज्यादतियाँ अगर उनका अदाला ना किया जाए तो फिर जाहिर है कि फिर मुल्क को आने वाले मुस्तकबिल में भी उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल 2008 में मैं एक 2008 में
नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2002 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर रहे, उससे पहले 2-3 इलेक्शन हुए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। तो फिर किस लेवल प्लेइंग, फिर हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात हो तो अभी तक भी नवाज शरीफ साहब के झूठे मुकदमात तो बरी नहीं हुए। कई हमारी पार्टी ने, यकीन करें मुझे कल एंटी करप्शन की तरफ से मुझे नोटिस आया हुआ था जो पीटीआई दौर के चल रहे थे, उन्होंने दोबारा मतलब है कि वो इंक्वायरी खोल ले, हालांकि वो मतलब इस किस्म के आज तक हम फेस कर रहे हैं। तो फिर हम भी रोना धोना शुरू कर दें कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चलती सर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए नवाज शरीफ साहब, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती तो शायद 85 से लेकर आज तक सर मियां साहब के अलावा कोई होता ही ना, 6 दफा तो कम से कम वही प्राइम मिनिस्टर होते। खैर सोहरवर्दी साहब, नहीं ऐसी बात नहीं। जी अगर देखे चाहे सर मैं आता हूं साहब, सर मुजम्मिल साहब से भी सवाल करने दें सर, गुजारिश है सर। हाँ, मेरे मेहमान हैं सर, उनसे भी बात करने दें। मुंसफाना होने चाहिए। जी ठीक है। मुजम्मिल साहब, ये जो बात जिस तरह से हो रही है, इसाक डार साहब कह रहे हैं हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ये हर जमात ये शिकवा कर रही है। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है ना, 90 की दहाई में मिली, वो आईजाए बना दी हमारे खिलाफ कभी। 2013 के इलेक्शन जिसको इसाक डार साहब एक्सेप्शन करार दे रहे हैं कि 2013 के अलावा तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो उसमें आरओस का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने उसको कहा था। तो ये अब ये ना हो कि पीपल्स पार्टी यानी सिवाय नून लीग के सारे ही कह रहे हैं, तो ये ना हो कि ये इलेक्शंस में फिर वही हम देखेंगे फजलुर रहमान साहब जिस तरह कहते थे कि ये नाजायज़ असम्बली हैं 2018 में, तो पीपल्स पार्टी और फिर एक इतिहाद बनाकर बैठी हो, आज भी वो नरम गोशा दिखा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर एक मसला हमारे लिए खड़ा हो चुका हो। देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमें सियासी जमातों के सियासी बयानात को सियासी बयान ही समझना चाहिए, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं समझनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि नवाज शरीफ इसाक डार साहब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, तो ये बात तो दुरुस्त है ना कि आपने 2002 का इंतखाब नवाज शरीफ को नहीं लड़ने दिया था, 2008 का इंतखाब नवाज शरीफ को नहीं लड़ने दिया, 2018 का इंतखाब नवाज शरीफ को नहीं लड़ने दिया। उन्हें तो पिछले 21 साल में सिर्फ एक ही इलेक्शन लड़ने दिया गया, वो 2013 का, बाकी 2, 8 और 18 के इलेक्शन तो उनको नहीं लड़ने दिए गए। अब वो फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन, क्या आप इस बात को जुटला सकते हैं कि आपने पिछले 22 साल में जो 4 इलेक्शन कराए हैं, वो 22 सालों में 2002 से लेकर 2024 तक 23 तक, उनमें से आपने 4 में से सिर्फ एक इलेक्शन नवाज शरीफ को लड़ने दिया, 3 नहीं लड़ने दिए हैं पाकिस्तान में। तो ये बात तो ये एक फैक्चुअल बात है, इसका ना कोई सियासी बयान से ताल्लुक है ना। 2002 में आपने उन्हें जलावतन किया हुआ था, आप उनके कागज वो पाकिस्तान आना भी चाहे, 2008 में वो पाकिस्तान में मौजूद थे, आप उनके कागज नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, 18 में आपने उनको जुडिशियल एक्टिविज्म से नाअहल किया हुआ था। बाकी अगर वो आप वाकई उन्हें चाहिए 3 इलेक्शन भी लड़ने देते तो शायद वो 6 दफा प्राइम मिनिस्टर हो जाते। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर आप उन्हें रेस से बाहर जबरदस्ती ना रखें और उनको रेस से मैच खेलने की इजाजत ही ना दें, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब भी वो मैच खेलेंगे तो उनके जीतने के इम्कान तो मौजूद जो आईजेआई का इल्जाम लगाया जाता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची। पीपल्स पार्टी कहती है कि तब सारा इतिहाद इस तरह से बनाया गया था, फंड्स भी दिए गए थे। बिल्कुल, ये वैसे ही है जैसे जनूबी पंजाब महाल बनाया गया था, जैसे मेरा मतलब है कि नहीं बनाया गया। हर इलेक्शन में ये किसी न किसी शक्ल में नॉन स्टेक एक्टर्स का एक किरदार सामने आता है। इस बार आईबीबी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई गई हैं। पिछली दफा जनूबी पंजाब महाज और बाप पार्टी बनाए गए थे, फिर टीएलपी का भी मार्ज वजूद में हमने देखा था। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत में कोई नया तो नहीं है, ये तो हर इलेक्शन में होता है। और अब सियासी जमातें इसके बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और नताइज तस्लीम भी करती हैं। नताइज तस्लीम करने की क्या निशानी है जी? जब आप जाकर पार्लियामेंट में बैठ गए तो आपने नताइज तस्लीम कर लिए। अगर आप पार्लियामेंट में ना बैठे और आप जाके हलफ ना लें तो आप नताइज तस्लीम नहीं करते, ठीक है ना। आप क्या, जब आपने जाके तस्लीम कर लिए और आप पार्लियामेंट में बैठ गए तो नताइज, मैं कहता हूँ आरटीएस बैठने के बावजूद पाकिस्तान की सियासी जमातों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जाके पार्लियामेंट में बैठ गई। अगर आरटीएस कहीं इमरान खान के खिलाफ बैठा होता तो वो पहले तो 129 दिन का धरना था, मुझे लगता है 365 दिन का धरना हो जाना था। बिल्कुल जी। और सर अब भी हो सकता है, अब भी अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी और फिर हम एक कदम इस्तेकाम देखेंगे। हमने ये भी देखा है कि ये जो अदम इस्तेकाम है और ये जो धरने शरने हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। अच्छा, सियासी जमातों के अपने अंदर इतनी जान नहीं है कि वो ये कर सके, वरना आज भी कर रही होती। तो ये सर जो तहरीक इंसाफ के दौर में धरना हुआ मौलाना साहब का, वो क्या था?
2 दिन का वापस चले गए थे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी। जो लॉन्ग 0 पॉइंट तक पहुंच सके थे। H1 में रोक लिया था और कहा था कि आगे नहीं जाना है, तो वो गए थे। जब एस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में भी घुस जाते हैं, आप पार्लियामेंट पर गंदी छलवारें लटका देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पिछले दरवाजे से जाते हैं। और जब गेट अभी सर गेट JUI ने भी फैलाएंगे सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक, तो वो भी पहुंच गए थे दफा 144 होते हुए। मेरी बात सुनिए ना, आप देखें वो 129 दिन बैठे रहे थे, वो एक दिन के लिए आए। किस चीज आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं? वो एक अपना जलसा करने आए, वो 129 दिन गंदी शलवारें लटकाते रहे। जी जी, वो 129 दिन पार्लियामेंट पे गंदी शलवारें लटकाते रहे, उससे आप एक जलसे को कंपेयर करते हैं। मैं तो हैरान हूं आप पे। अच्छा नहीं सर, क्योंकि आपने कहा कि पीछे कोई ना कोई होता है, मैंने कहा शायद लॉन्ग मार्चेस जो तहरीक इंसाफ के दौर में उनके पीछे भी कोई हो, वो जेन्युइन थे। जब कोई नहीं होता तो कोई गंदी शलवार भी नहीं लटका सकता, क्योंकि रियासत की रिट है। जब नहीं होता तो फिर इमरान खान को पिंडी से आगे आने की जरूरत नहीं होती, वो घुस नहीं सकता इस्लामाबाद में, क्योंकि साथ नहीं था कोई। और अगर आशीर्वाद हो तो फिर खाली कंटेनर भी 129 दिन बैठा रहता है। सर जो लॉन्ग मार्चेस हुए महंगाई के खिलाफ सर, उसमें सारे आए तो वो जेन्युइन थे और उसमें कोई पीछे नहीं था, इसलिए वो वहां तक आ गए। अच्छा सर, और अब जो जगह हुई वहां जलसा किया और वापस चले गए। बिल्कुल सही। तो सर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो भी पार्टी आती है दूसरी अपना पूरा जोर लगाती है जी। कोई जेन्युइन होगा, किसी के पीछे कोई होगा, किसी के पीछे नहीं होगा, यही फर्क है। अच्छा जेन्युइन सियासी एक्टिविटी और आशीर्वाद वाली सियासी। जी सर, आपका पॉइंट आ गया सर मैंने जी आपकी बात आ गई। अच्छा अली गौहर साहब, अब हम देख रहे हैं एक नून लीग के लिए मुश्किल यह है कि बड़े लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जिस तरह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है वो भी आपकी तरफ देख रही थी, लेकिन आप लोगों ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई कि आपके पास अपने लोग बहुत हैं तो उन बेचारों को फिर अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, वरना काबीना में वो शामिल थे आपके साथ। अब राजा रियाज साहब भी सर फैसलाबाद से जाहिर है कि टिकट लेंगे, क्योंकि वो अब काफ़ी उनके एहसानात हैं, जिस तरह वो साथ चले हैं और ऑपोजिशन लीडर होते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नून लीग की टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ूंगा, और उन्होंने कभी भी कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाया किसी भी बात पे, चाहे नवाज काकड़ साहब का मामला हो, कोई भी चीज़ हो। तो अब सर फैसलाबाद से उनको एडजस्ट किया जा रहा है। वजिया साहिबा भी तहरीक इंसाफ में थी, वो भी नून लीग में आ गई हैं। तो सर और कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं जिन्होंने माजी में साथ दिया है? क्योंकि बहुत से लोग थे मतलब अदम इस्तेहकाम, अदम एतमाद के हवाले से जो लोग आए, तो कोई ख़ास पार्टी ने कुछ सोच रखी हुई है कौन कौन आ सकता है कौन नहीं? देखिए बात यह है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोगों के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है, और उनकी कोशिश ये होती है कि सियासी मुल्क में सियासी जो हवा है उसको बेहतर रखने के लिए, माहौल को बेहतर रखने के लिए अगर उन्हें किसी जगह पर कोई कुर्बानी भी देना पड़ी है तो उन्होंने कोशिश की है कि वो दे के लोगों को साथ एडजस्ट करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे हर MNA और हर MPA के हल्के में अपने कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब के वो वफादार साथी जिन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी, चाहे वो इलेक्शन जीतने वाले भी और चाहे इलेक्शन हारने वाले भी या हराए जाने वाले, वो सारे नवाज शरीफ साहब के साथ सफ तक खड़े रहे और उनका साथ नहीं छोड़ा, मुश्किल हालात को फेस किया। राजा रियाज उनमें शामिल है सर, साथियों की टिकट। राजा रियाज भी मुश्किल में मेरी गुजारिश सुने, आज मैं उस तरफ मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ, आप थोड़ी सी जरा जल्दी कर लेते हैं। देखिए अब दूसरा सवाल ये होता है कि हम कितने लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, जहाँ पर हमारी पार्टी में कहीं स्पेस होगी तो वहाँ पर हमेशा नवाज शरीफ साहब की कोशिश होती है कि कोई अगर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के या कोई सियासी रवादारी के तहत को एडजस्ट अगर वो कर सके तो करते हैं। राजा रियाज साहब जिस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां पर हमारे राना मोहम्मद अफजल साहब थे, वो वफात पा चुके, और वहां पर हमारे पास एक स्पेस थी जिस पर उनको एडजस्ट किया। जिस तरह से कि अभी मैं देख रहा था कि कल वो हमारे अता तारड़ साहब एक TV प्रोग्राम में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ तरीके इस्तेकाम के लोगों के नाम गिनवाए। उन्होंने कहा कि हमारा सियासी इत्तेहाद तो किसी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो हम मतलब है कि सीट एडजस्टमेंट कर भी सकते हैं, जिस तरह से कि वो लोग थे जिन्होंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, जो MPA का जो पिछले 15-16 सीट्स पर हुआ था, जो मुस्ताफी हुए थे तहरीक इंसाफ से। तो उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारी स्पेस बनती है, अब वो तहरीक इस्तेकाम में है, लेकिन अगर हो सकता है अगर हमारे पास स्पेस हुई तो हम उन सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट कर लें।
ठीक। तो जाहिर है अच्छा। कि अगर जहां पर हमारे खुद आदावर उम्मीदवार हैं और मोस्टली सीटों पर तकरीबन 99% सीटों पर है और वफादार भी हैं, तो जाहिर है हमारे लिए और पार्टी के लिए उनको इग्नोर करना मुश्किल है। बाकी फैसला पार्टी की आदत ने करना होता है। अभी टिकटों के लिए दरखास्तें ले रहे हैं और कबल अज वक्त ये कहना कि हमारा किसी पार्टी सियासी इत्तेहाद, मेरा नहीं ख्याल, जो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है, मेरी जाती राय है कि वो इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं होगा। बाकी इलेक्शन के बाद फिर इत्तेहाद बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। वो जिस तरह सरवती साहब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट और सियासी बयानात को एक जैसा ना देखें, हमें समझ नहीं आती पॉलिसी स्टेटमेंट होती क्या है इनकी, क्योंकि सियासी बयानात को ही समझ आते हैं। जिस तरह अब जरदारी साहब साफ कह रहे हैं जी मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा नवाज शरीफ साहब को, पहले हमने शहबाज को बनाया था। जो आपने कहा सर, हर दफ़ा इलेक्शंस में इस तरह की जमातें होती हैं, कभी जुनूबी महाज बन जाता है, कभी TLP हो जाती है, जिसमें आप काफली को भी शायद एक दौर में शामिल कर सकते हैं। तो अब सर ये IPP आपने कहा अब PTI पार्लियामेंटेरियन है, तो इनका फ्यूचर भी उन्हीं की तरह होगा, जुनूबी महाज वो तहलील हो जाता है, ये जमातें बस ऐसे ही हैं, इलेक्शंस के बाद ये भी इधर उधर हो जाएंगी? ये तो डिपेंड करता है। मुस्लिम लीग काफ बनी थी, फिर उसके बाद उसने हुकूमत भी बना ली थी। ये तो अब IPP कैसे इलेक्शन लड़ती है, और उनके पास कैंडिडेट्स तो अच्छे हैं, अगर वो वोटर को अट्रैक्ट कर लें तो उनका चांस है, लेकिन अगर वो वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे तो फिर मुश्किल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो इलेक्शन है ना वो सिर्फ पार्टी वोट पर भी डिपेंड नहीं करता और सिर्फ कैंडिडेट पर भी डिपेंड नहीं करता। पार्टी वोट है और अगर आपके पास कैंडिडेट बुरा है तो ज़्यादा अच्छी पार्टी का बुरा कैंडिडेट हार जाता है, बुरी पार्टी का अच्छा कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये तो आप देखना पड़ेगा कि उनके अच्छे कैंडिडेट्स, क्या उनकी पार्टी वो वोट बैंक पैदा कर सकेगी या नहीं। जनूबी पंजाब महाज बना था और इलेक्शन से पहले ही इमरान PTI में जम हो गया था। बाप पार्टी जरूर बनी थी और वो बाप पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। अब ये देखने की बात है कि मेरा नहीं ख्याल IPP का और PMLN का कोई आपस में सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद होगी। मुझे एक भी सीट पर यह मुमकिन नजर नहीं आता और मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बहुत टफ इलेक्शन फाइट करेंगे, बल्कि जैसे जैसे इलेक्शन बनेगा PTI आपको इलेक्शन सीन पे कम नजर आएगी और IPP ज्यादा नजर आएगी। अच्छा सर, अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सरवती साहब, उसमें तो थोड़ा मुश्किल नज़र आया है इस तरह से, जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब जेल में भी थे उसमें इलेक्शंस में भी तहरीक इंसाफ परफॉर्म कर सकी है। तो क्या आपको लगता है कि बल्ला ही नहीं होगा तो फिर ये हो सकता है या लोग ही नहीं मिलेंगे? मैं ख्याल है पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। ये 9 मई के बाद जो सिनेरियो है ना, उसे 9 मई के पहले से सिनेरियो से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते सर। लेकिन ना 9 मई के बाद नीचे से पूरी पार्टी गायब हो गई है। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो भुट्टो के साथ भी नहीं हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी नहीं हुआ। पार्टी नीचे से पूरी गायब हो गई है, कोई लीडर ही नहीं बचा जी, कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा। सैकड़ों लोग कैंडिडेट छोड़ गए हैं। लोग आजाद लड़ना चाहते हैं, PTI के टिकट पे नहीं लड़ना चाहते। आप इसको क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं, पंजाब में कोई पोटेंशियल कैंडिडेट जो आज कह रहा हूं मैं PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा? सही कह रहे हैं आप सर, कोई नहीं बचा। लाहौर से बता दें, फैसलाबाद से बता दें, पिंडी से बता दें, गुजरांवाला से बता दें, मुझे सियालकोट से बता दें। तो इसलिए बात यह है सही कह रहे हैं सर, निकल नहीं सकते। 10 बंदे 4 बंदे इकट्ठे हो जाए दफा 144 लग जाती है सर। कोई निकल नहीं सकता, नाम नहीं ले सकते, झंडा नहीं, कहीं भी कोई जुर्रत कहाँ करेगा कोई। अच्छा, ये जो अब जो इस तरह सोहरवर्दी साहब ने फरमाया कि वो तो बिल्कुल ही पार्टी थी जिससे निकल गई, तो अली गौर साहब ये बेस्ट टाइम है। अब शिकवा नहीं हो सकता कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं। सागदार साहब अब नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो जो मेन कंटेंट नजर आ रहा था वो तो निकल ही गया बिल्कुल, उसको तो सफाया हो गया। ना वो कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, ना कोई रैली, ना जलसा, ना जुलूस, ना कैंडिडेट। अभी देखिए असद कैसर साहब भी गिरफ्तार हो गए। अब असामा साहब देखें, मैं आपको एक बात एक सियासी वर्कर की हैसियत से बता रहा हूँ कि सियासी पार्टी, खुदारा सियासी पार्टी की आपको पहले डेफिनेशन करना पड़ेगी। मुझे ये बताएं कि आप तालिबान को सियासी पार्टी तस्लीम करते हैं? मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है सर, जो मेरी गुजारिश तो सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। सर आपने TTP की बात की, वो तो सर वो मामलात अलग है, कलअदम जमात है सर, वो दहशतगर्दी, खुदकुश हमले हैं। वो क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या इन्होंने शोहदा की वो जो मुजस्मे वो नहीं तोड़े? क्या इन्होंने मोटरवेज को आग नहीं लगाई?
क्या इन्होंने जिस रेडियो स्टेशन से पाकिस्तान बनने का ऐलान किया गया था तो जो उसको जिन्होंने आग किया नहीं सर लगाई? भुगत रहे हैं उनके खिलाफ तो क्या केसेस इन्होंने है ना शोधा सर। की यादगारों को नहीं तोड़ा? तो इसका मतलब है आप नहीं, सर ये नून लीग तो इसका ये जो मतलब भुगत है रहे हैं, समझती है कि उनका तहरीक सरगुना- इंसाफ एक दहशतगर्द उनका जमात है, उस पर पाबंदी सरगुना- होनी चाहिए। आप टीटीपी से जब कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन समझते में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सर आपके पास समझते गवर्नमेंट नहीं थी है, वो है सर, मई के बाद भी आपके उन्होंने पास गवर्नमेंट अपने थी, फ्रेम से आपको उनका विफाकी सरगुना- हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को बैन कर सकते हैं। उनका देखें, आपको जाहिर है हर साफी का आप भाई हैं मेरे, लेकिन इधर एक हमारा एक रिवाज बन गया कि किसी न किसी तरफ टिल्ट होता है। अब आप आगे से बहस करना शुरू हो गया मेरी बात सुने बगैर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सर मेरा जो इस किस्म की हरकत आइन और कानून के साथ है। अगर आईनी तौर पर कानूनी तौर पर अगर उसको आप बैन कर देंगे, दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो जाएगी, तो मैं करूंगा उसको कलअदम। देखिए, बात ये है, पीटीवी पर हमला इन्होंने किया, जो पाकिस्तान का हमारा इस्लामाबाद का रेड जोन है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद ये घुसे और इन्होंने उधर तशद्दुद कार्रवाइयां की। इन्होंने कौमी असम्बली के जंगले तोड़े, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खुदवाई। मतलब है हर रोज पाकिस्तान, हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के लॉकडाउन की बात की। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान का इक़्तिदार के ऊपर ये मुसल्लत रहे तो फिर ये पुरअमन रह सकते हैं, अदरवाइज ये पाकिस्तान की इमलाक को आग लगाने के लिए। मैं वही तो कर रहा हूं, जो आप इल्जामात लगा रहे हैं उससे तो लगता है कि नून लीग चाहती है कि इसको कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाए इन शराइत पर। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं सर, जो आपने पूरी हिस्ट्री बताई है हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। किसी दहशतगर्द अगर किसी पार्टी ये तो आपकी गवर्नमेंट को करना चाहिए था ना, वो सियासत करनी है क्यों नहीं किया? तो उसको साबित करना होगा कि वो सियासी पार्टी है। सर आपने गवर्नमेंट लेते हुए ये क्यों नहीं किया? वो आज तक इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब निगरान हुकूमत भी है। नहीं देखें, वो कार्रवाइयां अभी उन चीजों पर तहकीक भी हो रही है ना। जाहिर है कि एक लीगल प्रोसीजर है, एक चीज है, जिस तरह से तोशा खाना का फैसला है, जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस है, ये सब चीजें क्या है, इनमें वो 14 अकाउंट्स जो खुफिया रखे गए थे, जिसका कि कच्चा अलीगौर साहब आप अगर इजाजत दें तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाता फिर तो तब तक तो इजाजत होनी चाहिए ना, फिर उनको जब तक डिक्लेयर नहीं आईनी और कानूनी तौर पर। तो कि मैं वो भाई हमने कब रोका है, हम रोक नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक दहशतगर्द पार्टी है और किसी दहशतगर्द पार्टी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इलेक्शन कंटेस्ट। जी सोहरावर्दी साहब, ये तो नून लीग बड़ा वाज़ेह है, वो समझते हैं कि इनको मैदान में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो हाशिम लोगर साहब वाली बात दुरुस्त है, वो कहते हैं जो मर्जी कर लें। तो वो यानी नून लीग इसका मतलब है अंदर से कोशिश शायद कहीं की हो लेकिन बात ना बन सकी हो, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि तहरीक इंसाफ ना हो किसी भी तरह से। यकीनन ख्वाहिश नहीं है, हकायक है। आप, मैं ये मानता हूं कि अगर 9 मई तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और सियासी जमात ने किया होता तो उस पर पाबंदी लग जाती। 9 मई के बाद जिस किस्म की सहूलतकारी अदलिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को हासिल हुई, जिस तरह मर्सिडीज में बुलाकर इमरान खान साहब को छोड़ा गया, जिस तरह गुड टू सी यू कहा गया 9 मई के अगले दिन, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर इस मुल्क में उनको अदलिया की वो आशीर्वाद हासिल ना होती तो यकीनन पाबंदी लग गई होती। चलिए मुज़म्मिल साहब, मैं माज़रत चाह हो गया, प्रोग्राम हम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।